हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ट्रिपल डॉट। और आज हम जानने वाले हैं कि यूनेस्को में जो अहोम डायनेस्टी रही है इंडिया की, असम से रिलेटेड, उनकी जो कब्रगाह रही है, यानी उनके रूलर्स जहां दफनाए जाते थे, उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने डाल लिया है। नाउ ये जो 600 सालों का इनका इतिहास रहा है और ये सबसे लंबा रूल करने का जो इतिहास रहा है रिसेंट में, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखो, ये द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें वही सारी बातें कही गई हैं। ऐसे आप इंटरनेट पे ढेरों आर्टिकल देख सकते हो। हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका यहाँ पे ट्वीट भी आज सुबह आया है 11:13 पर, और इन्होंने बताया है कि ये असम के लिए एक ग्रेट विन साबित हुआ है। कल्चरल कैटेगरी में ये जो है डाला गया है मोई डैम्स को। मोई डैम्स आप सोचोगे क्या है भाई, तो मोई डैम्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो माउंट बरियल सिस्टम था ना अहोम डायनेस्टी का, यानी उनको दफनाने का जो सिस्टम था, उसी को हम लोग एक टर्म देते हैं मोई डैम। जैसे कि हिंदुइज्म में जो कुछ लोगों को अगर दफनाया जाता है उनको समाधि बोलते हैं, मुस्लिमों में कब्र बोलते हैं, सेम उसी तरीके से जो अहोम थे, अहोम बेसिकली हिंदू ही थे, बट इनको जो है दफनाने का जो टर्म था उसको मोई डैम बोलते हैं, राइट। और ये फर्स्ट कल्चरल प्रॉपर्टी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जिसको इस कैटेगरी में डाला गया है। अभी आपको पता होगा कि 46 सेशन चल रहा था जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का न्यू दिल्ली में 2023-24 के लिए, 24-25 का नहीं, 2023-24 का ही, 23-24 का, और जिसमें जो है इसके नाम की रिकमेंडेशन भेजी गई थी गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा और उसको फाइनली अप्रूव कर दिया गया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अच्छा, आप हमको कमेंट करके बताना कि इंडिया की ये कौन से नंबर की साइट है, यानी इंडिया में अभी तक इस साल तक 23-24 तक जब तक ये कमेटी जो है हुई है, कितने जो है ऐसे जो है साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को लिस्ट में लिस्टेड जो इंडिया के हैं। नाउ ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर है मोई डैम्स की, ये पिक्चर है मोई डैम्स की। आप इसको देखो ना, ये सर्कुलर फॉर्मेट में है, यानी सर्कुलर है थोड़े, और ये एक तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जैसे पिरामिड्स थे इजिप्ट के, सेम उसी तरीके से हैं, बट ये ट्रायंगुलर ना होकर सर्कुलर हैं। तो इनको भी जो है हम पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ दिखने में तो पिरामिड जैसे है ही, और इनको एक अलग नाम देते हैं मोई डैम। और ये उन लोगों का है जो टाई अहोम्स थे, जिन्होंने 600 सालों तक रूल किया। आपके मन में आ रहा होगा कि अहोम तो ठीक है, अब टाई वर्ड कहाँ से आ गया? तो टाई वर्ड इनकी एथनिक ग्रुप को दिखाता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ से आए थे, और उसी से वहाँ पे हम बता देंगे आपको कि टाई कहाँ से आया। असम के लिए अगर देखा जाए तो यार देखो, असम जो है इंडिया का, यानी पूरे असम को ही नहीं, पूरे 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्टेड फील तो हम कराते ही रहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और हम इंडियंस के द्वारा भी। वहाँ के लोग आएंगे तो उनको हम चाइनीज़ बोलेंगे, अरुणाचल का कोई लोग आएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक जो पोटेंशियल से भरा हुआ है, नेचुरल जो है क्लाइमेट से भरा हुआ है, इसके साथ साथ रिसोर्सेज वहाँ बहुत सारे हैं, इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टिंग होने के बाद जाहिर सी बात है कि ग्लोबल अटेंशन तो मिलेगा ही असम को, और इससे बहुत सारे जो है उनके फायदे भी होंगे। कल्चरल कैटेगरी की अगर बात करें तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला जो है ये लिस्टिंग है, और इसके साथ साथ असम में अभी तक 3 जो है हेरिटेज साइट्स जो है हो चुके हैं। पहला तो काजीरंगा है, जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, दूसरा मानस नेशनल पार्क है, और तीसरा जो है ये मोई डैम्स है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो टाई अहोम जो क्लैन रही है, यानी ये जो पूरी सोसाइटी रही है अहोम सोसाइटी, ये इंडिया की इंडिजीनियस सोसाइटी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले से ही इंडिया में रहते थे, और ये लोग बहुत पहले से रहते भी नहीं थे। ये करीब 12वीं शताब्दी में 1128 में इनकी पहली इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। तो 1128 के आसपास ये लोग आए थे बाहर से। अब कहाँ से आए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनको बताती है कि ये लोग चाइना से आए थे, कुछ रिसोर्सेज बताते हैं कि ये लोग मंगोलिया से आए थे, और कुछ रिसोर्सेज बताते हैं कि ये लोग साउथ एशिया से आए थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे बेसिकली। जैसे जो टाई वर्ड है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया से आने की वजह से ही ये लोग यूज करते हैं। इनमें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है कि कहाँ से ये लोग आए थे, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग जो है बेसिकली तीनों जगह से आए थे, और थोड़े जो भी लोग आए थे ये आपस में इंटरब्रीड करें, और इसके बाद जो है ये लोग यहाँ पे रहने लगे, ठीक। और टाई जो है ये लोग अपनी ये अपनी जो है एथनिसिटी को दिखाने के लिए करते हैं। अब जैसे देखो यार, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो चाइना से चलती हुई आती है, ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलती है चाइना से, पहले जिसको तिब्बत बोलते थे। तो यहाँ से ये लोग धीरे धीरे ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे सेटल होते गए, और एक जगह पे आके ये लोग अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो उस जगह पे जहाँ ये लोग अपना साम्राज्य स्थापित किए, उस जगह को बोलते हैं कोराइडियो। असम में आज भी एक डिस्ट्रिक्ट है कोराइडियो के नाम से, वही सेम जगह है। और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना जो है सबसे पहला कैपिटल बनाया। उस टाइम पे इनके जो रूलर थे, इनके जो राजा थे, उनका नाम था चाऊ लुंग सियू काफा, ठीक है।
और ये जो जो प्लेस है ना कोराइडियो, ये बेसिकली एक हिल के किनारे है जिसको बोलते हैं पटकई हिल। पटकई हिल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये इनको इन्वेडर्स से बचाता रहता था, क्योंकि आप अगर असम का मैप देखोगे तो इस तरफ से मुगल्स एम्पायर उस समय जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा था, करीब 1500 के आसपास की अगर बात करें तो। और ये लोग पटकई हिल पे जो है एक तरीके से कह लो कि ये लोग वहाँ के पेड़ों पर बैठे रहते थे। मुगल्स जब अपनी सेना लेके जाते थे तो ये लोग छापामार युद्ध के तहत इनको यहीं पर जंगल में ही भटका के मार डालते थे और फिर से ये लोग पेड़ों में और झाड़ियों में छिप जाते थे। तो पटकई हिल इनको एक तरीके से कवरेज देता था, कवर देता था इनको, राइट। और ये लोग इस जो कोराइडियो जो टर्म है ना, इसको ये लोग जो है एक अलग टर्म से बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं ची रा डोई या ची टैम डोई, ठीक है। और इसको जो है ये जो कोराइडियो प्लेस है ना, इसको ये लोग एक सीक्रेट प्लेस की तरह देखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस की तरह देखते हैं। स्पिरिचुअल बिलीफ है इनका इस प्लेस में, ठीक, टाई अहोम्स का। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी एथनिसिटी की, एथनिक ग्रुप की बात करें, जो टाई वर्ड है, ये बेसिकली ये लोग जो है साउथ ईस्ट एशिया से जब आए थे, जो अहोम सब ग्रुप्स में आके बाद में मिल गए, माइग्रेट जो हुए ये सारे लोग जो 2-3 जगहों से जहाँ से आए थे, तो उसी जो इनकी एथनिक ग्रुप थी उसको ये लोग बचाने के लिए टाई वर्ड यूज़ करते हैं। और अहोम जो है वो तो असम का वर्ड है, तो टाई अहोम यानी वो एथनिक जो है वर्ड, एथनिक ग्रुप, और इसके साथ साथ असम में जहाँ वो लोग प्रेजेंटली रह रहे थे, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए हैं ये लोग। ब्रह्मपुत्र वैली के ये लोग किनारे धीरे धीरे सेटल होते गए असम में, और ये 30th सेंचुरी में जो है ये लोग बेसिकली अपना साम्राज्य स्थापित किए थे 1228 में सबसे पहले, राइट। और उस टाइम पे इनके जो राजा थे उनका नाम था सुकाफा। सुकाफा कुछ और नहीं है, जो पहले आपने बड़ा सा नाम पढ़ा है उसी का शॉर्ट नेम है ये सुकाफा। 600 सालों तक इन्होंने इंडिया पे रूल किया। और इनकी रूलिंग की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है आपको? इनकी रूलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुगल साम्राज्य ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इनको रोक नहीं पाए। मुगल के लिए 2 ही इंडिया में सबसे बड़े खतरे थे, एक तो था राजस्थान वाला इलाका जो राजपूत थे, और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिसमें अहोम शासन कर रहे थे। तो ये लोग फिर भी जो है नॉर्थ इंडिया के जो है राजस्थान पार्ट में इन्वेड करने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे असम में जब ये लोग इन्वेड करने गए तो यहाँ पे इनकी बिल्कुल नहीं चली, और यहाँ पे अहोम्स ने इनको बहुत पीटा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब अच्छा, आप अब सोचो एक चीज़ कि जो ये लोग थे, जो टाई अहोम्स थे, ये लोग जो है इतने बड़े बड़े जो है अपने एक तरीके से टोम्ब बनवाए हैं, जो अपने जो है इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं डेथ होने के बाद। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न वही हो सकता है जो पिरामिड्स का रीज़न था। क्या पिरामिड्स का रीज़न था? पिरामिड्स का रीज़न यही तो था कि डेथ होने के बाद उसमें जो भी खजाने, जो भी सोने चांदी की चीज़ें रखी जाएंगी, वो डेथ होने के बाद उनको जो है हेल्प करेगा, ठीक है, उनको हेल्प करेगा बाद में उनकी लग्जरी लाइफ के लिए। सेम कुछ वैसा ही फंडा इनके साथ भी था। ये लोग भी मानते थे कि जब इनकी सोल डिपार्ट करेगी ना इनकी बॉडी से, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो आफ्टर लाइफ है उसको ये लोग जो है बेटरमेंट के लिए जो है ये जो है स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे, मोइडोम का, ठीक है। और ये केवल बस रॉयल फैमिली के लिए यूज़ होता था, जैसे कि पिरामिड्स में रॉयल फैमिली बस यूज़ करती थी पिरामिड्स का इजिप्ट में, सेम वैसे ही जो है यहाँ पे भी ये रॉयल फैमिली ही बस यूज़ करती थी। नाउ जो मोइडैम्स था ना, ये यहाँ के लोगों का मानना था, जो अहोम के पीपल्स थे उनका मानना था कि उनके जो राजा हैं वो भगवान है, डिवाइन पर्सन है, और इसीलिए उनकी जो लास्ट सेरेमनी होती थी उसको ये लोग बड़ा ही यूनिक बनाने की कोशिश करते थे। और वो यूनिक ये अपनी लैंग्वेज में कैसे बनाते थे? ये मोइडैम्स बना के बनाते थे, ठीक। और ये बस रॉयल्स के लिए ही यूज़ होता था, रॉयल फैमिली को ही ये चीज़ें प्रोवाइडेड होती थी, हर कोई मोइडैम्स नहीं बना सकता था। अगर हम इनके आर्किटेक्चरल टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले ये लोग वुड का यूज़ करते थे उस टोम्ब को बनाने के लिए। उसके बाद जब लेटर आफ्टर जब चीज़ें जो है डेवलप होती गई तो इन्होंने स्टोन का यूज़ करना शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने ईंटों का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अभी जो आपने वो फिगर में स्ट्रक्चर देखा है वो बेसिकली वुड की चीज़ें नहीं है, बची ही नहीं अब तक। वो या तो स्टोन की हैं या तो ब्रिक की हैं, बेसिकली वो चीज़ें ब्रिक की हैं, ओके। तभी वो आपको रेड स्ट्रक्चर में थोड़ी दिख रही थी, रेड कलर में, वो ब्रिक है बेसिकली, ओके। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है चांगरुंग फुकान, और चांगरुंग फुकान नामक बुक में ही जो है ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि ये कैसे बनता था और ये कैसे जो है लास्ट क्रिमेशन इनका कैसे होता था। अब अगर हम बात करें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो देखो यार बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं इस लिस्ट में आने के। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये एक ग्लोबल रिकॉग्निशन पा जाती है, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है उसकी वेबसाइट में वो चीज़ लिस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ जितनी मैगजीन्स निकलेंगी उसमें भी इसका कभी कभी जिक्र होगा। रिसर्चर्स जो पूरे दुनिया से जो रिसर्च करना चाहते हैं उन चीज़ों में, तो वो इसके बारे में भी इंटरेस्टेड होंगे, जो नई चीज़ जुड़ी है ये क्या है कैसे है, तो इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा,
असम का। और जब इससे टूरिज्म बढ़ेगा तो इससे लोकल इकॉनमी बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग आएंगे तो वहीं उसके आसपास जो है चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, वहाँ रहने के, खाने की चीज़ें, सामान खरीदने की चीज़ें, ट्रैवल करने की चीज़ें, तो लोकल इकॉनमी इससे बूस्ट होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि ये साइट जो होती है इसे फाइनेंशियल हेल्प भी देती है यूनेस्को, और टेक्निकल सपोर्ट भी देती है, ताकि ये चीज़ें कंजर्व रहें, प्रिजर्व रहें, ये चीज़ें टाइम के साथ डिस्ट्रॉय ना हो। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लोग बड़े ही सजग होते हैं एक तरीके से। टूरिज्म तो इंक्रीज होता ही है और लोकल और नेशनल प्राइड होता ही, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर हम इसके बाद बात करें तो देखो, ये एक तरीके से प्रमोट करता है सस्टेनेबल टूरिज्म को और डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट करता है। ऐसा कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे एजुकेशन और रिसर्च की बात आएगी वहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म की बात होगी, क्योंकि आज कोई आदमी अगर कुछ रिसर्च कर रहा है तो 10 साल बाद वो कोई दूसरा भी रिसर्च करने आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई होंगी। अब जब वो चीज़ें ऐड ऑन हुई होंगी तो वो चीज़ तो वेरीफाई तो रियल साइट से ही तो होगी। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो निरंतर चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है, और इनका डेवलपमेंट भी होता रहता है। अब यूनेस्को की अपनी जो है नेटवर्क फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है एंड एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, ये एक तरीके से मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल होती है इस साइट्स की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।